नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 18 में। ये काव्य शास्त्र भाग 1 6 पेपर हैं, प्रत्येक में 100 प्रश्न हैं और आज से काव्य शास्त्र शुरू हो गया है। थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या थी, आवाज़ गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई, टेस्ट पेपर नहीं दे पाया, परंतु अब प्रयास रहेगा कि नियमित रूप से आपको एक टेस्ट पेपर या 2 पेपर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये 600 प्रश्नों में इतना हो जाएगा कि आपको इसी से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे आप नेट का पेपर दे रहे हों या फिर पीजीटी या बिहार में किसी भी स्तर पर, जूनियर स्तर पर भी आपको इससे प्रश्न मिल जाएंगे। भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? भामा की बात हो रही है। 6वीं शती पूर्वार्ध इनका समय है और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका ग्रंथ भी पूछा जाता है तो काव्यालंकार जिसमें 6 परिच्छेद हैं। अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? तो वह दंडी की है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये दंडी के द्वारा दी गई प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा है। तीसरा प्रश्न है, अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो वामन जी ने किया है। काव्यालंकार सूत्र इनका ग्रंथ है, काव्यालंकार सूत्र। रीतिरात्मा काव्यस्य इनकी परिभाषा पूछी जाती है कि काव्य के लिए इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? तो रीतिरात्मा काव्यस्य, और इन्होंने ही अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है। अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? आनंदवर्धन जी ने माना है अलंकार को वेद का 7वां अंग। ये इनका समय पूछा जाए तो 9वीं शती और धन्यालोक इनका ग्रंथ है। इस पर टीका लिखी थी धन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने। 5वां प्रश्न है, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? तो राजशेखर ने किया। 10वीं सदी इनका समय है, समय भी महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले पेपर में आपको समय भी कराया जाएगा। 10वीं शती और काव्य मीमांसा राजशेखर का ग्रंथ है जो कि पूछा जाता है। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना है? 6ठा प्रश्न है, उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना है? अप्पय दीक्षित ने माना है। अलंकारों का शिरोरत्न माना अप्पय दीक्षित ने। वहीं भरत मुनि ने सिर्फ 4 अलंकारों की बात कही है, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। 4 विकल्प होंगे और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक पूछा जाएगा कौन सा भरत मुनि ने नहीं बताया है, तो उत्प्रेक्षा वहाँ पर सही हो जाएगा। इनके 4 ही अलंकार हैं इन्होंने दिए, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह का रचनाकार इनमें से कौन है? उद्भट को माना जाता है काव्यालंकार सार संग्रह का रचनाकार। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? 8वां प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण आचार्य भोजराज की रचना है। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार हैं, अलंकार सर्वस्व के टीकाकार हैं समुद्रबंध। ध्यान रहे टीकाकार की बात हो रही है, समुद्रबंध। यदि रचनाकार पूछ लिया जाए तो ये रुय्यक की रचना है, अलंकार सर्वस्व। 10वां प्रश्न है, इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम
ई विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, अर्थात विशिष्ट शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। यह कथन इनमें से किसका है? विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही काव्य है, यह समुद्र बंध का कथन है। 11वां प्रश्न है, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई? रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा गुण के आधार पर हुई है। व्यापार मूलक वैशिष्ट से किस सिद्धांत की स्थापना हुई है? वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना हुई है, जिसके प्रवर्तक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक को माना जाता है, जिनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, जिसमें 4 उन्मेष है। अध्यायों के नाम उन्मेष रखे गए हैं। विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा है? तो संपूर्ण साहित्य वाले में भी ये परिभाषा आई थी, वहाँ बताया गया था, इससे मैच करें। और वामन विशिष्ट विशेषो गुणात्मा किसने कहा है? वामन ने कहा है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और वहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल आप गलत करके आएंगे। आचार्य भरत ने रीति के लिए, आचार्य भरत मतलब भरत मुनि से है। आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो रीति के लिए इन्होंने प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। गुण रस प्रवृत्ति मार्ग, सी ऑप्शन सही है। आचार्य भरत ने रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। वामन के अनुसार रीतियां हैं। वामन के अनुसार इसी प्रकार पूछा जाता है, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो भामह ने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। वहीं काव्य मार्ग आ जाए तो दंडी है। रीति के लिए काव्य मार्ग का प्रयोग किया है दंडी ने। वामन के अनुसार रीतियां हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, यही 3 रीतियां मुख्य हैं। समस्त 10 गुणों से युक्त रीति है। जब सारे गुणों की बात आ जाए तो उसमें वैदर्भी रीति आ जाती है। पांचाली रीति में गुण होते हैं। माधुर्य और सौकुमारी पांचाली रीति के गुण होते हैं। वहीं ओज और क्रांति गौड़ी रीति के हैं। पांचाली रीति का एक अन्य नाम है ग्राम्य भी कहा जाता है। पांचाली का एक अन्य नाम ग्राम्य है। भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने 20वां प्रश्न है। बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा गेन करेंगे अगर आप नियमित हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, 20 प्रश्न हो चुके हैं, 20वां चल रहा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी हिंदी संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो ज़रूर उन्हें शेयर करें एक बार। भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने 4 का उल्लेख किया है। दो पूछा जाए तो भामा और दंडी, दो प्रवृत्तियों का उल्लेख किया भामा और दंडी ने। 3 का उल्लेख किया है वामन, आनंदवर्धन, राजशेखर और कुंतक ने। 4 का किया है भरत मुनि ने, रुद्रट ने और विश्वनाथ ने। 6 का किया है भोजराज ने, 6 भोजराज, 5 किसी ने नहीं किया है, तो इसका ध्यान रखें। और भरत मुनि ने
भौगोलिक आधार पर प्रवृत्तियों को बांटा है अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली और मागधी नाम से। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पांचाली क्या है? सामासिक स्थिति पूछी जा रही है और इधर रीतियाँ दिए गई हैं। लघु समास युक्त कौन सी है? पांचाली है। मध्यम समास युक्त लाटी है। दीर्घ समास बहुला गौड़ी है। वहीं समास रहिता वैदर्भी रीत में कोई भी समास नहीं होता। गौड़ी में समास में जटिलता होती है, इसके लिए कई बार शब्द मिलता है समास जटिल, जटिल समास या समास जटिलता। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किसने किया है? रीत की व्याख्या अभी बताया गया कि रीत की व्याख्या मार्ग के रूप में कुंतक ने किया है। 10वीं सदी का समय है वक्रोक्ति जीवितम वाले। मम्मट ने रीत के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। दंडी ने काव्य मार्ग, वहीं आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है। तेईसवां प्रश्न है, मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं। मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं उपनागरिका, परुषा और कोमला। वैदर्भी गौड़ी, इसे वैदर्भी, इधे गौड़ी और इधे पांचाली कहा जाता है। परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है। परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है, वही तो बताया गया। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तो क्या है? गौड़ी। परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम क्या है? गौड़ी। वीर भयानक और रौद्र रसों के अनुकूल वृत्ति है। वीर भयानक और रौद्र रसों के अनुकूल कौन सी है? वीरता किस में होगी? जो व्यक्ति कठोर होगा, भयानक होगा, उसको देख के हमें भय लगेगा, वहाँ पर परुषा वृत्ति होती है, कठोरता का एहसास हो। कोमला वृत्ति किस गुण के लिए अधिक उपयुक्त है? कोमला वृत्ति किस गुण के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कोमला का मतलब है माधुर्य, माधुर्य से के लिए अधिक उपयुक्त है। माधुर्य मतलब प्रेम से है। भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? सिर्फ नंबर ही पूछा जाता है। 11वीं सदी का समय है, ये भी कई बार पूछा गया है। 6 रीतियों का उल्लेख किया इन्होंने। भोजराज ने 6 रीतियों का उल्लेख किया है। 28वां प्रश्न है, काव्य में भाव सौंदर्य के लिए उपयुक्त पद योजना को क्या कहते हैं? काव्य में भाव सौंदर्य के लिए उपयुक्त पद योजना को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। रीति को संघटना नाम किसने दिया? अभी बताया मैंने, रीति को संघटना नाम आनंदवर्धन ने दिया है। 9वीं शती उत्तरार्ध का समय है। मम्मट ने वृत्ति का प्रयोग किया। भरत मुनि ने प्रवृत्ति का प्रयोग किया। रीति के स्थान पर बात हो रही है। आचार्य कुंतक ने रीत को क्या कहकर पुकारा है? आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहकर पुकारा है। लाटी नामक चौथी रीत की परिकल्पना किसने दी है? लाटी नामक चौथी रीत की परिकल्पना किसने की है? तो जब अभी तक आता था तो बताया जाता था। वही उत्तर यहाँ भी सही है, वही ट्रिक है। लाटी नामक चौथी रीत की परिकल्पना रुद्रट ने की है। आचार्य भरत मुनि ने किस आधार पर रीतियों को 4 भागों में बांटा है? भौगोलिक आधार पर। आचार्य भरत मुनि ने भौगोलिक आधार पर बांटा है
और नाम दिया है अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली, मागधी। आचार्य भामह ने रीतियों के कितने प्रकार बताए हैं? आचार्य भामह ने रीतियों के कितने प्रकार बताए हैं? तो सिर्फ 2 प्रकार बताए हैं, वैदर्भी और गौड़ी। 3 प्रकार बताने वाले में कई शामिल हैं, जैसे वामन, आनंदवर्धन, राजशेखर, कुंतक और मम्मट। 4 प्रकार में भरतमुनि, रुद्रट और विश्वनाथ हैं। 6 में सिर्फ भोजराज आते हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर किसने रीति को काव्य की आत्मा माना है? रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? वामन ने माना है। आचार्य मम्मट द्वारा किए गए रीति के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? उपनागरिका शामिल है, परुषा शामिल है, पांचाली शामिल है, परंतु सुकोमला कोई वृत्ति नहीं है। सुकोमला रीत के भेदों में नहीं है, बाकी उपनागरिका, परुषा और पांचाली तीनों हैं, जिसमें ये वैदर्भी है। परुषा को गौड़ी, पांचाली को कोमला कहा जाता है, सुकोमला नहीं। पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषता रीत की उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषता रीत की उक्त परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। ए विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है, किस आचार्य ने रीति का संबंध भौगोलिक से हटाकर रस इससे स्थापित किया है? किस आचार्य ने रीत का संबंध भौगोलिक से हटाकर रस से स्थापित किया है? भौगोलिक किसने दिया था? भरतमुनि ने दिया था। और रस से किसने स्थापित किया? रुद्रट ने। किस रीति का संबंध माधुर्य गुण से माना जाता है? किस रीति का संबंध माधुर्य गुण से माना जाता है? वह वैदर्भी रीति है। पांचाली में भी माधुर्य गुण होता है, लेकिन वैदर्भी से थोड़ा सा कम। किस रीति का संबंध प्रसाद गुण से है? किस रीति का संबंध प्रसाद गुण से है? प्रसाद पांचाली याद रखें। किस आचार्य ने रीति को वचन विन्यास मार्ग कहा है? किस आचार्य ने रीति को वचन विन्यास मार्ग कहा है? आचार्य राजशेखर ने। 41वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? वैदर्भी रीति कोमल व मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वैदर्भी रीति में कोमल व मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। गौड़ी रीति में सरल समास रहित की बात आ जाए तो गौड़ी नहीं होगी, क्योंकि गौड़ी रीति समास जटिल है, समास रहित नहीं। ये दीर्घ समास युक्त होती है। तो यही असत्य है। अभी आगे देखते हैं। पांचाली रीति में प्रसाद गुण होता है, दोनों में पा है, बिल्कुल ये भी सही है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, ये भी सही है। तो बी विकल्प यहाँ पे गलत है, क्योंकि समास रहित की बात कही गई है, जबकि गौड़ी समास जटिल होती है। किस रीति में कठोर व ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस रीति में कठोर व ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वह गौड़ी रीति होगी। सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग नाम से रीति के 3 भेद किसने किया? कुंतक ने किया। सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग कौन किया है? कुंतक जी ने किया है। तीन रीतियों के अलावा मैथिली मागधी नाम से 2 रीतियाँ किसने मानी हैं?
राजशेखर ने मानी है, मैथिली और मागधी। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। प्रेम की बात हो रही है और वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। कंगन के नग में सीता जी राम को देख रही हैं। 46वां प्रश्न है, या लकुटी अरुकामरिया पर, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहोपुर को तजिडारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो जब कोई चीज़ हमें पढ़ते ही हमारे हृदय में बस जाए या समझ में आ जाए जितनी जल्दी, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण में पांचाली रीति होती है। जैसे इसमें कहा गया है, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहोपुर को तजिडारो, आठों सिद्ध नवोनिधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। मतलब द्वारिका में रहकर कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। वे व्यथित होकर रुक्मणी से कहते हैं कि उस लाठी और कामरी के लिए मैं तीनों लोक का राज एकदम से छोड़ने को तैयार हूँ। नंद की गाय चराने के लिए अड़िमा आदि आठों सिद्धियों तथा नवनिधियों आदि का त्याग करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहाँ मुझे ब्रज की याद आ रही है, वहाँ के तालाब और सब कुछ याद आ रहा है। ऐसी बात कृष्ण रुक्मणी से कह रहे हैं। और यहाँ पर प्रसाद गुण है। किस रीति में क्लिष्ट वर्णों का अभाव पाया जाता है? क्लिष्ट वर्णों का अभाव पाया जाता है तो वैदर्भी रीति में ऐसा होता है कि क्लिष्ट वर्ण नहीं होंगे, सरल सुकोमल वर्ण होंगे। इनमें से रीति नहीं है। वैदर्भी है, पांचाली है, गौड़ी है, प्रतितत्व कोई रीति नहीं है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। सी विकल्प सही है। अतएव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तितः। अतएव विपर्यस्तता अर्थात गुण के विपरीत, जो दोषों का विपर्य ही गुण है, दोषों का विपर्य ही गुण है। काव्य गुणों की यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य भरत मुनि ने मानी है। भरत मुनि ने 10 गुण और 10 दोष माने हैं। वहीं आचार्य वामन ने 20 गुण माने हैं, जिसमें से 10 अर्थ गुण और 10 शब्द गुण माने हैं। आनंदवर्धन ने 3 माने हैं। गुणों की संख्या मम्मट ने भी 3 माने हैं। गुण की संख्या पूछी जाती है कि किसने कितने माने हैं, और ये परिभाषा है अतएव विपर्यस्तता गुणा काव्येषु कीर्तिता। परिभाषा है भरत मुनि की। 51वां प्रश्न है, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मः गुणा। काव्य गुणों की यह परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। मुख्य रूप से कितने काव्य गुण माने जाते हैं? मुख्य रूप से कितने काव्य गुण माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अग्नि पुराण में कितने काव्य गुणों का उल्लेख है? अग्नि पुराण में कितने काव्य गुणों का उल्लेख है? 19 काव्य गुणों का उल्लेख किया गया है अग्नि पुराण में। आचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने हैं? ये देखिए, ये पूछा गया ना। आचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 10 माने हैं। 10 काव्य गुण, 10 दोष काव्य दोष माने हैं। गुणों में जो माने हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति, समाधि। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो हो सकता है आगे हो, नहीं तो मैं 10 गुण लिखा दूंगा, निश्चिंत रहें आप लोग। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? आनंदवर्धन की जब बात होती है तो 3 उन्होंने काव्य गुण माने हैं, अभी ही बताया गया है।
10 काव्य गुण मानने वाले आचार्यों में कौन नहीं है? तो भरत मुनि ने तो माना है। 56वां प्रश्न है, 10 काव्य गुण मानने वाले आचार्यों में कौन नहीं है? तो भरत मुनि ने माना है, दंडी ने माना है। ये दोनों 10-10 मानते हैं, परंतु आनंदवर्धन और भामा ये 3-3 मानते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं हैं। 2 विकल्प यहाँ पर सही है। देव और भिखारी दास ने भी 10-10 काव्य गुण माने हैं। ये दोनों 10 वाले हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आनंदवर्धन और भामा दोनों नहीं हैं। आचार्य कुंतक ने कितने काव्य गुण माने हैं? आचार्य कुंतक ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 6 माने हैं। इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? माधुर्य, ओज, प्रसाद तो है, परंतु प्रतिभा काव्य गुण नहीं है। किस प्रकार के गुण में टा वर्ग के वर्णों की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ओज या प्रसाद में किया जाता है, परंतु माधुर्य जहाँ प्रेम की बात हो, टा वर्ग टा ठा डा ढा आड़ा मूर्धा से उत्पन्न होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार माधुर्य गुण का अर्थ है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार माधुर्य गुण का अर्थ है श्रुति मधुरता, सुनने में अच्छा लगे। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब समझ में आए या ना आए, अच्छा लग रहा है सुनने में। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। किस प्रकार के गुण में लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के गुण में लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है? तो वह ओज गुण में किया जाता है। जैसे देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, से लंबे लंबे पद आएंगे। किस प्रकार के गुण से युक्त काव्य का अर्थ सहज रूप से तुरंत समझ में आ जाता है? देखिए, ये प्रसाद गुण की परिभाषा है कि तुरंत समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसी जगह पर प्रसाद गुण होता है। ओज गुण का संबंध किस रीति से है? ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से है। 63 प्रश्न हो गए हैं। माधुर्य गुण का संबंध किस रीति से है? माधुर्य गुण का संबंध किस रीति से है? तो वैदर्भी रीति से है। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण क्या है? प्रसाद है। प्रसाद गुण की विशेषता क्या है? चित्त को द्रवित करता है, चित्त में दीप्ति उत्पन्न करता है, अर्थ की दुरूहता, अर्थ की स्पष्टता। तो अर्थ हमें तुरंत स्पष्ट हो जाता है, यही प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है 67। मधुमय बसंत जीवन मन के, मधुमय बसंत जीवन वन के वहाँ अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर प्रसाद गुण है और ये सब पाठक श्रोता को भाव विभोर कर देता है। सभी रसों में विद्यमान होता है प्रसाद गुण। भावों के अनुसार सभी के वर्णों व पदों का प्रयोग किया जाता है। प्रसन्नता, प्रसाद का मतलब ये समझें कि सीधे समझ में आएगा, प्रसन्नता से भरा रहेगा। अगला प्रश्न है रसापकर्ष का दोषा। रस का अपकर्ष करने वाले दोष कहलाते हैं। गुण दोष की बात हो रही है।
रस दोष की बात हो रही है। जिसे तो ये परिभाषा दी है विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है रसापकर्ष का दोषा। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? अभी तक काव्य गुण आ रहे थे, अब काव्य दोष आ रहे हैं। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? 50, 60, 70, 80 ऐसे पूछा जाएगा तो 70। मम्मट ने 70 काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है मम्मट के द्वारा, जिसमें 37 शब्द दोष हैं, 23 अर्थ दोष हैं और 10 रस दोष। जगजीव जतीन की छोटी तटी। जगजीव जतीन की छोटी तटी 70वां प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा दोस्त है। ये जो शब्द है छोटी तटी, तो जो आप लोग लगा रहे हैं वो नहीं है, ये त्राटक मुद्रा से संबंधित है। योग शास्त्र में तटी त्राटक मुद्रा है, तो अप्रयुक्तत्व दोष है। भले उसमें प्रचलित रहा हमारे शास्त्रों में, लेकिन योग शास्त्र में प्रचलित है, परंतु सामान्य जनजीवन में तटी शब्द नहीं, त्राटक मुद्रा से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। 71वां प्रश्न है। मरम वचन जब सीता बोला। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। मतलब ये सीता फीमेल है और बोला पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या है? मरम वचन जब सीता बोला, गुप्त या रहस्यमयी बात जो सीधे नहीं कहा जा सकती, सीता ने कहा और हनुमान हरि प्रेरित भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल उठा या प्रभावित हो गया। यहाँ पर व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जब बात कही जाती है तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। च्युत संस्कृति, च्युत मतलब गिरा हुआ और संस्कृत मतलब व्याकरण। गिरा हुआ, ठीक ना हो, संस्कृत के नियमों के हिसाब से, व्याकरण के नियमों से जो ठीक ना हो, जैसे सीता बोली होता पर सीता बोला है, तो मरम वचन जब सीता बोला, तो यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। 72वां प्रश्न है। पानी पावक पवन प्रभु। पानी, अग्नि, वायु और स्वामी साधु और असाधु दोनों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पर क्या है? ज्यों असाधु त्यों साधु। ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, मतलब पूरी तरह से इनके लिए, दोनों के प्रति, इनके लिए, इन सब के लिए जो कहा गया कि चाहे जो हो, पानी हो, अग्नि है, वायु है, स्वामी है, साधु और असाधु हो, दोनों के प्रति समान व्यवहार रहता है इन सब का। तो इस सब के लिए जो शब्द होना चाहिए, कोई शब्द दिया नहीं गया है, तो न्यून पदत्व दोष होगा यहाँ पर। पानी पावक, ये जैसे पानी होता है, अग्नि होती है, वायु होती है, हवा होती है, स्वामी भगवान होते हैं, साधु हो या असाधु हो, दोनों के प्रति इनका समान व्यवहार रहता है। न कि ऐसा नहीं कि साधु के लिए अलग आग रहेगी और असाधु के लिए, जो दुष्ट हैं उनके लिए आग कुछ और रहेगी। तो ये बात कही गई है और यहाँ पर कुछ शब्दों का लोप है, स्पष्ट नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। मृदुबानी मीठी लगे, मृदुबानी मीठी लगे बात कविन की उक्ति। तो यहाँ पर क्या है? मृदुबानी, मृदुबानी मतलब क्या? अच्छी बाणी, मीठी बाणी, मीठी लगे, बार बार वही बात कही जा रही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। धनु है यह गैर मदाइन नहीं। धनुष है यह गैर मदाइन नहीं। यह जो है गैर मदाइन का अर्थ है इंद्रधनुष। बुंदेलखंड में ये बोला जाता है, परंतु सामान्य भाषा में हर जगह प्रचलित नहीं है। गैर मदाइन जल्दी कोई नहीं सुना होगा, तो यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष है।
लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर जब अशिष्ट, अमंगल, लज्जा, घृणा सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, ये कैसी बात कर रहे हैं कि थूक कर चाटने लगे, जैसे किसी को कोई वादा कर दे और फिर उससे मुकर जाए, थूक कर चाटना उसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर अश्लीलत्व दोष है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो अशिष्ट भाषा और अमंगल का सूचक हो तो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। 76वां प्रश्न है, काव्य रचना करते समय चित्त संस्कृति दोष वहाँ होता है जहाँ पर व्याकरण नियमों की अवहेलना कर अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल अभी ही आया था और मैंने ये बताया भी कि जो चित्त मतलब गिरा हुआ या जो ठीक ना हो, संस्कृति मतलब व्याकरण, तो व्याकरण के नियमों से जो ठीक ना हो, अशुद्ध हो, वहाँ पर यह दोष होता है। अगला विकल्प क्या है? जहाँ कठोर वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग हो तो ये श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा है। श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा ये है जहाँ वाक्यों का संयोजन इतना कठिन हो कि अर्थ निकालना लगभग असंभव हो, तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। जहाँ शास्त्रीय शब्दावली के शब्द हों तो वहाँ पर अप्रतीतत्व दोष होता है। जैसे अभी वो आया था जगजीव जतीन की छूटी टटी, तो शास्त्रीय शब्दावली है तो वहाँ पर अप्रतीतत्व दोष होगा। अधिक पदत्व दोष कब होता है? अधिक पदत्व दोष कब होता है? जब अनावश्यक पदों का प्रयोग किया जाए, जब आवश्यक पदों को छोड़ दिया जाए, ये तो न्यून पदत्व दोष हो गया। जब ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया जाए, यहाँ तो ग्राम्यत्व दोष हो गया। जब छंद के नियमों की अवहेलना की जाए तो यहाँ पर व्याकरण विरुद्ध नियमों की बात हो रही तो चित्त संस्कृति दोष हो जाएगा। लेकिन जब अधिक पदत्व दोष कब होगा? जब अनावश्यक पदों का प्रयोग किया जाए। ए विकल्प सही है। श्रुति कटुत्व दोष तब होता है जब, श्रुति कटुत्व दोष कब होता है? जहाँ व्याकरण नियमों की अवहेलना कर, देखिए च्युत संस्कृति दोष बार बार पूछा जा रहा है। जहाँ कठोर वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग हो, सुनने में कठोर लगे, वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। जहाँ वाक्यों का संयोजन इतना कठिन हो कि अर्थ निकालना लगभग असंभव हो, तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष। जहाँ शास्त्रीय शब्दावली के शब्द हों वहाँ पर अप्रतीतत्व दोष होता है। काव्य के रसास्वाद में, काव्य के रसास्वाद में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? बिल्कुल काव्य दोष कहलाएंगे जो रस में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। उक्ति के रचयिता कौन है? देखिए दो दा हैं, यहाँ पर तीन माँ हैं, तो क्या होगा? दा और माँ को मिला दीजिए। मम्मट की ये परिभाषा है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ओवरऑल हमें प्रश्न ही सही करना है। इनमें से काव्य दोष की कौन सी परिभाषा आचार्य वामन की है? इनमें से कौन सी परिभाषा आचार्य वामन की है? गुण विपर्याय रात्मानो दोषा, बी विकल्प सही है। उद्वेग जनको दोषा, ये अग्नि पुराण की परिभाषा है। अग्नि पुराण में ये काव्य दोष की परिभाषा दी गई है। जो काव्य में उद्वेग के जनक हों जो दोष, तो उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। वेद व्यास जी के द्वारा ये दी गई है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोष के कितने प्रकार बताए हैं?
10 दोष 10 गुण इन्होंने बताया है भरतमुनि ने। जब किसी काव्य के शब्दों में दोष हो तो वहाँ किस प्रकार का काव्य दोष माना जाता है? जब किसी काव्य के शब्दों में दोष हो, देखिए शब्दों को पढ़िए, यही प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। जब किसी काव्य के शब्दों में दोष हो तो वहाँ पर कौन सा काव्य दोष माना जाता है? तो वहाँ पर शब्द दोष होता है। जब अर्थ से हो तो वहाँ पर अर्थ और रस दोष सामान्यतः हर जगह पाया जाता है। चौरासी नंबर प्रश्न है, मंदिर अरध अवधि हरि बदि गए, हरि आहार चली जात। मंदिर अरध अवधि हरि बदि गए, हरि आहार चली जात में कौन सा काव्य दोष है? अब यहाँ पर देखिए, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा। और जब समझ में नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता है। तो जब मज़ा नहीं आता तो वहाँ पर कौन सा दोष है? काव्य दोष है, काव्य में दोष है, तभी तो समझ में नहीं आ रहा। तो व्याकरण विरुद्ध है तो चित्त संस्कृति, सुनने में कठिन लग रहा है श्रुति कटुत्व, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है तो ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्ट शब्द इतने क्लिष्ट हैं कि पढ़ने में समझ नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है, अर्थ हम नहीं बूझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। ए विकल्प सही है। और इसका अर्थ क्या है? मंदिर अर्ध, मंदिर मतलब घर को पहले लोग मंदिर कहते थे, और घर का अर्ध, घर का आधा क्या कहते हैं? ब्रज में पखवाड़ा कहा जाता है। पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का। अवधि हरि बदि गए, 15 दिन के लिए हरि कह गए थे कि हम आएंगे। और हरि आहार, हरि मतलब शेर, शेर का पर्याय क्या है? हरि है। आहार क्या है? मांस है, मांस खाता है शेर, और मांस से लिया गया है मास मतलब महीना। कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि पखवाड़ा के लिए 15 दिन के लिए कह गए थे कृष्ण कि हम 15 दिन में आएंगे, परंतु यहाँ पर महीनों बीते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कृष्ण कुछ अता पता नहीं है। तो हे उद्धव, हमें बताओ कि उन्होंने क्या कहा है और कब आएंगे? तो इतनी देर में अब समझ में आया कि हाँ, इसका यार मतलब ये है। तो जब ऐसी पंक्तियाँ दी हों तो वहाँ पे क्लिष्टत्व दोष है, जब 2 बार 4 बार पढ़ने में समझ में ना आए। इत एव विपर्यस्ता गुणः काव्येषु कीर्तिता, इत एव विपर्यस्तता गुणः काव्येषु कीर्तिता किसने कहा है? तो इन्होंने भरतमुनि ने कहा है, ये परिभाषा भरतमुनि की है। काव्योत्कर्ष के साधक तत्व हैं, काव्योत्कर्ष के साधक तत्व हैं। काव्य का उत्कर्ष करने वाले साधक तत्व कौन है? गुण है। रस का धर्म किसे कहा गया है? रस का धर्म गुण को कहा गया है। काव्य गुण के मूलत्व को, काव्य गुण के 88 नंबर, काव्य गुण को मूलत्व के रूप में मानने वाले आचार्य कौन हैं? काव्य गुण को मूल तत्व माना है किसने? वामन जी ने। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को किस रूप में माना है? पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को किस रूप में माना है? शब्दार्थ के रूप में, मूलत्व के रूप में। तो मूलत्व के रूप में तो कौन मानते हैं? वामन। शोभा कारक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए विकल्प यहाँ पर सही है। पंडित राज जगन्नाथ ने शब्दार्थ के रूप में काव्य गुण को माना है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 90 नंबर। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 3 है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। ये माधुर्य गुण है यहाँ पर। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, इधर नयन मन भाए। प्रेम की बात हो रही है। माधुर्य गुण किस रस में नहीं होता? माधुर्य गुण किस रस में नहीं होता?
रौद्र रस में नहीं होता है, बाकी सभी में माधुर्य गुण विद्यमान है। श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस में माधुर्य गुण होता है। 93 आ गए हैं। मंद मंद जमुना तरंगनी हिलोरी लेत, मंद मंद जमुना तरंगनी हिलोरे लेती, मंद मंद मोद मंजु मल्लिका सुमंते। उपर्युक्त पंक्तियों में गुण है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। 94 काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को क्या कहते हैं? उत्साह की बात है तो भावनाओं को उत्साहित कौन करेगा? ओज गुण करेगा। वीर विभत्स और रौद्र रस में होता है। वीर विभत्स जहाँ रहेगा तो वहाँ पर कठोर वर्णों की आवृत्ति होगी, और जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पर ओज गुण होता है। 96 आ गया है। नखत वेद ग्रह जोरी, नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी जो बनत सोखात, कौन सा काव्य दोष है? तो पढ़ने के बाद क्या लगा? क्या खाने की बात है? नक्षत्र खा लेंगे कि वेद खा लेंगे? तो 27 नक्षत्र हैं, 4 वेद हैं और 9 ग्रह हैं। इनको जोड़ दीजिए, 27 4 31 9 40। इनको अर्ध करना है। 20 बचा, 20 बचा तो 20 खाना है? नहीं, 20 खाना है। 20 खाने की बात कह रहा है, और इतनी देर में जब मतलब समझ में आया तो जो मज़ा आना था पढ़ते ही वो नहीं आया। तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा दोष नित्य दोष माना जाता है? तो रस दोष को नित्य दोष माना गया है। हर जगह रस दोष उपलब्ध होता है, कहीं न कहीं रस दोष विद्यमान रहता है। पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहु गाय, वाक्य में कौन सा दोष है? पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन, तो यहाँ पर क्या है? पुत्र जन्म के समय जो उत्सव हुआ उसमें बहुत सारी गायों को स्पर्श किया, तो क्या हो गया? अप्रयुक्तत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अप्रतीतत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। तो यहाँ पर कौन सा दोष है? ये जो स्पर्श शब्द है इसका अर्थ ये है दान के संबंध में किया गया है। दान के लिए अब पुत्र जन्म के उत्सव में बहुत सारी गायों को स्पर्श कर लिया, मतलब सामान्यता क्या है? व्याकरण और कोश सम्मत तो है, परंतु अब प्रचलन में नहीं है। जब प्रचलन में नहीं है तो यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष है, क्योंकि स्पर्श करने, किसी से कह दीजिए कि जन्म उत्सव चल रहा है और बहुत सारी गायों को टच करना है, तो टच करने से क्या हो जाएगा? तो ये टच करने से मतलब नहीं है। यहाँ पर दान के संबंध में स्पर्श का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष है। वामन द्वारा निर्देशित काव्य दोष कौन सा नहीं है? वामन द्वारा निर्देशित काव्य दोष नहीं है, वाणी दोष। बाकी पद दोष, वाक्य दोष, पदार्थ दोष वामन द्वारा निर्देशित है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम, जो साथी कई बार हमसे पढ़ चुके होंगे वो समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो जिसमें ये हा आएगा वही उनकी परिभाषा देंगे। तो भामा यहाँ पर सही विकल्प है। कल काव्यशास्त्र भाग 2 पर चर्चा होगी, जिसका पहला प्रश्न है व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं। कल साथियों यहीं पर से आगे शुरू होगा। आप लोग अवश्य बताएं कि आज का पेपर कैसा लगा, और एक कमेंट आप अपना अवश्य दें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे
ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, ज़रूर बताएं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।